In today's session, I'm going to start with a new chapter. I'm going to, in fact, summarize the chapter from economics, and the chapter is sectors of Indian economy. Today, I'll be revising, or you can say summarizing it with the notes, and then I'll start it with the NCERT. To begin with, I would tell you that this chapter is bit long. ये जो chapter है वो थोड़ा लंबा है, and from the board point of view, you have two important questions which comes from this particular chapter. इस chapter में से आपके जो है दो बड़े questions आते हैं. In fact, for the one, yes, of course, you can expect the questions of MCQs. वो हमेशा रहेंगे, they are all time. But उसके अलावा you would be having the questions difference, and then there are some questions which have importance, and yes, you have an internal choice also. आपके इसमें internal choice भी आता है. But yes, the chapter is bit long, so you will need time to understand this particular chapter. Before we start, let me tell you what the chapter means. हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आप लोग जो बच्चे आगे कॉमर्स लेंगे या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लेंगे, sometimes we take economics as part of our science also, because economics is a vast subject and there are so many fields in economics which really has the topmost money. इवन एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना पैसा नहीं बनाता होगा जितना कि एक इकोनॉमिस्ट बना लेता है. तो व्हेन वी आर स्टडिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक जगह का, एक घर का, एक कंट्री का पैसा कहां से आता है, उस पैसों को हम कहाँ खर्च करते हैं, उसको एनालाइज करना. अकाउंटिंग में आप टोटल करते हो, whereas in economics you are analyzing कि what are the areas where we are getting the income, why we are getting the income low or high, how we can improve that, जिससे कि हमारा ओवरऑल रेवेन्यू यानी कि मनी ज्यादा हो जाए. हम लोग इकोनॉमिक्स में वी यूज अ वर्ड जीडीपी, जीएनपी. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारे पूरे देश में, दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन, पूरे देश का, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, जहां पे इंटरनली क्या हम पैसा जो है वी आर गेटिंग. बिकॉज जीएनपी विल बी जहां हमारा बाहर से जो पैसा आ रहा उसे भी ऐड करते हैं, बट विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री जो हमारा पैसा आता है वो हम जीडीपी में यूज करते हैं. एंड अंडर दैट वी हैव द सेक्टर्स, यानी कि कहां से वो पैसा आता है उसको हम एक नाम देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. And that is the chapter this which deals with कहां से पैसा कितना आता है. You are not going to count the money, you are just going to learn how it comes, what are its drawbacks, and हम sectors को अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं. We call it as primary, secondary and tertiary on the basis of the goods produced, मतलब उसमें जो सामान बनता है उसके अकॉर्डिंग. And we also call the sectors on the basis of the working condition. मतलब यही सेक्टर्स हैं आपके प्राइमरी, सेकेंडरी. इनको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, बोथ आर राइट.
मीन्स वो सेक्टर जहां प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस आपके होते हैं, जहां आपको ऑफिस में जाने के बाद यू गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर, यू आर गेटिंग पीएफ फैसिलिटीज, यू आर गेटिंग एलटीसी फैसिलिटीज, when you retire there are some facilities, whereas disorganized jahan there is no benefit. Then on the basis of ownership, यानी कौन इन सेक्टर्स को ओन करता है, कुछ गवर्नमेंट करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं एंड कुछ जॉइंट. So that is the chapter sectors of Indian economy which I would be summarizing today. All the activities that we perform, कुछ भी हम करते हैं, means you are eating food, your mother is cooking, you are playing any game, you are reading, a person is going to office, सबको हम एक वर्ड बोलते हैं एक्टिविटीज. मतलब ये सब कुछ आपका एक्शन है, ऑल ऑफ देम आर एक्शन. लेकिन ये जो एक्टिविटीज है हम इनको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक. दिस कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. इधर आप जो एक्टिविटीज करते हो या तो वो पैसा देते होंगे या फिर वो पैसा नहीं देते होंगे. So all those activities which is done for earning money is called as economic activity. जैसे your father going to office, ये जो activities है, the one which is done for earning money is done on a regular basis. मतलब अगर आप ये बोलो मैम मैंने कबाड़ी बेचा था और मैंने पैसा कमा लिया, so that is not called as economic activity. That's not economic. Economic का मतलब हो जाता है जहां आपका रेगुलर यू आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब एंड दिस रेवेन्यू एड्स टू द जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये आपका जो है पैसा ऐड होता है टू द इनकम ऑफ द कंट्री. Whereas all those activities which we do for our self satisfaction, which we are doing just because we love it, it's economic, non-economic activity. They do not add to any income. For example, एक woman है, she cooks food for the family, वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, दैट इज आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन अगर वही जो औरत है उसका टिफिन सर्विस है, शी इज गिविंग द टिफिन सर्विस टू पीपल, देन इट बिकम्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज वो जो दूसरी बार में कर रही है दैट इज एडिंग टू द जीडीपी, that is adding to the overall income. Now who is the one who is taking care of all these? अगर हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इस जगह से इतना पैसा आ रहा है? For that, in our country, we have the National Statistical Office, that is NSO. पहले इसको हम NSSO, National Sample Survey of India कहते थे. Now it is the NSO which is there. This is a 1 marker question which came in the boards. ये क्या करते हैं? They try to
get the information, the data from each and every area. रूरल में कहां से कितना पैसा, कितना, अर्बन में कितना, एंड देन इसका एक पूरा एनालिसिस होता है, एंड देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट या फिर क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि इनमें जो सामान बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary. This is your NCERT question also, and it comes for 3 marks. और आपको तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ता, like I've done here. Primary means anything that you are getting from the nature. प्राइमरी आपका आता है हर वो चीज जो आपका नेचर से है, लाइक आपको एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि जो एग्स आपको करते हैं, देन फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब कुछ आपका प्राइमरी में आता है. क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल देखकर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इज, व्हाट काइंड ऑफ सेक्टर इट इज. तो प्राइमरी रिलेट्स टू एनीथिंग विच इज एग्रीकल्चर, फार्मिंग, anything related to forest, anything related to mining, poultry farming, dairy farming, ये सब कुछ आपका प्राइमरी. सेकेंडरी यानी कि जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को किसी और चीज में चेंज कर देते हैं. जैसे आपके पास कॉटन बॉल्स हैं एंड यू आर चेंजिंग इट इनटू कॉटन क्लॉथ. आपके पास ब्रिक्स है, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इनटू सम हाउस. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल कमिंग अंडर सेकेंडरी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. द थर्ड इज टेरिशरी. टेरिशरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स. इनमें सामान नहीं आता है, इनमें आता है सर्विस. यानी कि आपके पास जो है, यू विल बी हैविंग द सर्विसेज लाइक, you are having the services like transport, you are having the services like advertisement, insurance, bank, then teaching. ये पेपर का क्वेश्चन है इसलिए आई एम गिविंग बिकॉज दिस केम एज अ टीचर डैश एंड एग्रीकल्चर प्राइमरी करके आया था. तो टीचिंग, लीगल सर्विसेज यानी कि लॉयर, देन डॉक्टर्स, मेडिसिनल सर्विसेज, ये सब कुछ आपका सर्विस सेक्टर है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें सामान नहीं मिलता है, इसमें हमें सामान नहीं मिलता है, हमें इसमें सर्विस मिलता है. आपने सामान को जो है प्रोड्यूस किया, आपके पास जमीन है, आपने जमीन में जो है से यू हैव ग्रोन पोटैटोस, लेकिन अब वो पोटैटोस आपके घर से, आपके फार्म से कंज्यूमर तक कैसे जाएंगे? इट विल रीच देम थ्रू ट्रांसपोर्ट. और जब तक आपका वो सामान ट्रांसपोर्ट तक नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा है, वो कहाँ रहेगा? इट विल बी केप्ट इन अ स्टोर हाउस. तो ये जो स्टोर हाउस है, ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, इन सब को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर या टेरिशरी सेक्टर. नाउ हाउ डू वी काउंट द गुड्स एंड सर्विसेज? अब देखिए, एक सिंपल एग्जांपल है. फार्म से आपको गुड़ मिलता है, ठीक है, गन्ना मिलता है, आई एम सो सॉरी, फार्म से आपको गन्ना मिलता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपको
शुगर मिलता है, मिठाई मिलती है, तो देन हाउ डू वी काउंट इट? हम इसको कैसे काउंट करते हैं? दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। तो प्राइमरी सेक्टर से जो सामान, प्राइमरी सेक्टर से जो सामान सीधा कंज्यूमर तक जाता है, मतलब द वन विच वी बाय फ्रॉम द प्राइमरी, जैसे सब्जी हम खरीदते हैं, सब्जी हम खरीदते हैं, अनाज हम खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू, देन सेकेंडरी से जो सामान बना है, जैसे हम शुगर को खरीदते हैं, उसकी वैल्यू, एंड टेरिशरी से जो हमको प्रॉफिट मिलता है उसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू को टोटल किया जाता है, एंड जो फाइनल हमारा पैसा टोटल आता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी हम कैसे, इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड आप जीडीपी निकालना सीखोगे। मतलब प्राइमरी जितने भी हैं, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम जितना भी, चाहे फॉरेस्ट्री, माइनिंग, उनमें से जो हमें गुड्स मिले हैं, द वन विच हैज बीन बॉट बाय द कंज्यूमर्स, देर आर टू काइंड ऑफ गुड्स, देर आर टू काइंड ऑफ गुड्स। अब आपको नेचर से क्या मिलता है? आयरन ओर। आपको क्या मिलता है? आयरन ओर। आप सीधा आयरन ओर को तो यूज नहीं करोगे ना घर के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि आप घर के बाहर गए, आयरन ओर उठाया और घर में यूज कर लिया। नो, उस आयरन ओर को हम पहले आयरन में चेंज करते हैं, एंड देन उसका कोई सामान बनाते हैं, एंड देन हम उसको यूज करते हैं। तो जो आप सामान यूज कर रहे हो ना आयरन का बना, उसकी वैल्यू यूज होती है अगर आयरन ओर निकाला है तो। लेकिन अगर आप सब्जियां यूज कर रहे हो, अनाज यूज कर रहे हो, राइस, पल्सेस, तो वो तो आप डायरेक्ट यूज करोगे। तो हमारे जो यूज होगा उसमें हम अनाज की कीमत लेते हैं, नॉट ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। चावल हम अपने घर में लाते हैं, फिर हम चावल का कुछ भी बना रहे हैं, चावल को चेंज नहीं किया है। नाउ व्हाट डज इट मीन इज, कई बार, कई बार, अब शुगर है, शुगर को हम कैसे यूज करते हैं? गन्ने के जैसे भी यूज करते हैं, गुड़ के जैसा भी यूज करते हैं, गन्ने के जूस से उसको शुगर कर निकाल कर हम शुगर की तरह भी यूज करते हैं। और वही शुगर जो है वो आपके मिठाइयों की दुकानों में मिठाई में डलती है, वही शुगर आपके चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट्स में डलती है। तो जब आपके पास तीनों है, जिस शुगर को कंज्यूमर यानी कि हम लोग खरीदते हैं उसकी वैल्यू यूज होगी, एंड अगर वो शुगर जो है मिठाई वाले ने यूज किया है, अगर मिठाई वाले ने यूज किया है, तो देन मिठाई की कीमत को लेंगे, ना कि शुगर की कीमत को। हम दो बार नहीं लेंगे, शुगर मिला, हम शुगर केन मिला, शुगर मिला, उसके बाद हमें मिठाई मिला, ऐसा नहीं लेंगे। उसको हम डबल काउंट बोलते हैं। हम डबल बार काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वही चीनी है जिसे हलवाई ने खरीदा, उसने उसको मिठाई में ट्रांसफर किया, तो उस मिठाई के अंदर दूध, शक्कर, बाकी जो भी सामान डलता, सबकी वैल्यू ऑलरेडी एडेड होती है। जब हम मिठाई खरीदते हैं उसमें चीनी की वैल्यू ऑलरेडी एडेड होती है। तो जब हम काउंट करते हैं तो ओनली वी काउंट द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कंज्यूमर तक पहुंचती है। कंज्यूमर कौन होता है? वी पीपल, जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो उसको यूज करते हैं। This is one of the very, very important question, class 10. Why only final goods are used for counting the GDP?
This is because the final goods already have the value of intermediate, यानी कि उसमें उस goods की value already added होती है. Now the next is, जब हम सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर हैविंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. बट अगर हम इनकम के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इनकम, तो हमारा जो 60% जो इनकम है दैट कम्स फ्रॉम प्राइमरी, एंड जो बाकी दोनों सेक्टर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा कम, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही देते हैं. व्हाई दिस इज, ऐसा क्यों, व्हाई दिस इज हैपनिंग? मतलब, और अगर हम देखें, जो आपके प्राइमरी गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, वेरस आपके जो सेकेंडरी या टेरिशरी होती है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है. दोज हु आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, उनके लिए जो पैसा होता है वो बहुत कम होता है. अ फार्मर विल बी अर्निंग लेस देन, मतलब मैं जो काम कर रहा है मैं उसके बारे में बात करूं, नॉट द फार्मर हु इज ओनिंग द फार्म. अगर कोई फार्मर काम करता है किसी के पास, तो उसकी सैलरी या उसके वेजेस बहुत कम होते हैं. वेयर इज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एनी मल्टीनेशनल कंपनी, बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर्स, उनमें काम करता है, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है. तो व्हाट इज द चेंज? पहले क्या था? बहुत पहले मींस 1800s, व्हेन द इंडस्ट्रीज हैड नॉट कम अप, जब लोग बार्टर सिस्टम पे काम करते थे. बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज. मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास पेंसिल है, लेट अस एक्सचेंज. उस वक्त में प्राइमरी वाज द ओनली सोर्स. जो लोगों के पास बच जाता था वो लोग जाकर अपने जो गांव में हाट होता था वहां पर बेचते थे, एंड दे वुड बी एक्सचेंजिंग समथिंग. देन अराउंड 1800s आपके इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, और जैसे ही आपके फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आई, उसी वक्त आपके जो है लोग जो है, नाउ दे स्टार्टेड वर्किंग इन द प्राइमरी, एंड जब उनके पास खाली टाइम होता था दे वुड वर्क इन द इंडस्ट्रीज. देन आपके टेरिशरी सेक्टर्स डेवलप हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो थे. पहले जमाने में इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता था? घर के अंदर ही सब लोगों ने एक छोटी सी मशीन रखी हुई है, वही काम करते हैं. घर का एक इंसान जो है वो जाकर शहर में बेच कर आता था. दैट वाज द अर्लियर फैक्ट्रीज. ये आप लोग जो हो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ोगे इन हिस्ट्री. बाद में आपको जो है सामान को दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में भी बेचना पड़ा. तो उस वक्त में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोर हाउस, ये सब डेवलप हो गए. एंड फॉर द पास्ट 100 years, ये बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन द बोर्ड्स मेनी अ टाइम्स. फॉर द पास्ट 100 years टेरिशरी सर्विसेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज अब लोग हॉस्पिटल्स चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं. अब ज्यादा पोस्टल एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, ये सर्विसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है जो पहले नहीं थे. इवन एग्रीकल्चर में भी हमें जो है ट्रैक्टर, मशीन्स, थ्रेशिंग मशीन्स, हमें पीसने के लिए ग्राइंडिंग मशीन्स, इन सब की जरूरत पड़ जाती है. एंड देन जैसे जैसे हमारे इनकम लेवल राइज हो रहा है, द लेवल ऑफ इनकम हैज रोज. यू कैन सी, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की 1970s में, चाहे आपके पेरेंट्स पैदा ना भी हो, दे माइट बी नोइंग. 70s में 80, मतलब उस वक्त में किसी की सैलरी
400-500 रुपए होती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। रीजन इज उन दिनों में आपको सर्विसेज की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। द वन थिंग वाज कमा रहे हो, खा रहे हो, कपड़े ले रहे हो, कपड़े भी पूरे साल में 4 बार ले रहे हो, कभी कोई शादी हो गई तो ले लिया बस। इट वॉज नॉट दिस टाइम, जैसे आजकल का टाइम है ऐसा नहीं टाइम होता था, बिकॉज पीपल वर नॉट दैट मच हैविंग द फैसिलिटीज। बट अब पीपल आर हैविंग द फैसिलिटीज, आपके इंडस्ट्रीज ज्यादा हो गई है, आपके सर्विस सेक्टर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ इंश्योरेंस बढ़ चुके हैं, तो पीपल नाउ वांट कि उनको सारे सर्विसेज मिले। नाउ पीपल डू नॉट वांट टू सिट इन हाउस, दे वांट टू गो फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज नाउ अ वेरी बूमिंग बिजनेस इन इंडिया। तभी मैंने ये बनाया है, ये फोटो मैंने बनाई है, दिस विल बी देयर इन योर बुक ऑल्सो। टूरिज्म इज नाउ अ वेरी बूमिंग सेक्टर। IT, that is information technology, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, जैसे जैसे आपकी न्यू सर्विसेज आ रहे हैं, पीपल वांट टू गेट दो सर्विसेज, वर्क इन दो सर्विसेज। और इसीलिए पिछले 100 सालों में जो टेरिशरी सेक्टर है वो काफी इंप्रूव हुआ है, उसका काफी इंपॉर्टेंस मिला है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स, और ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, दिस यू हैव टू राइट। मतलब ये क्वेश्चन चाहे आपका 3 मार्क्स में आएगा तो भी ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। बट एज आई सेड, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें तो अभी भी इनफैक्ट पहले तो 56% था आपका प्राइमरी में, बट अब क्या है 44%, यानी कि अगर 100 जने काम करते हैं तो उसमें से 44 लोग जो हैं दे आर इन प्राइमरी सेक्टर। अराउंड 25% आर वर्किंग इन द सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, एंड अराउंड 31% आर वर्किंग इन द टेरिशरी। ये जो मैंने डेटा लिखा है ये करंट डेटा है। पहले आपका 56% था, नाउ इट हैज रिड्यूस टू 44। हमें ये नहीं हम कहते हैं कि भाई प्राइमरी में काम नहीं करना चाहिए, बट प्राइमरी में प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो सैलरी या फिर आपकी जो इनकम होती है वो कम होती है। आप टमाटर कितने का खरीदते होंगे, मतलब मे बी ऑफ बाइंग इट फॉर 25 रुपीज किलो, है ना? बट आपको पता फार्मर उसको कितने में बेचता है? 2 रुपीज, 3 रुपीज बस। तो उसमें उसको कितनी इनकम आ जाती है? यस, दे हैव लैंड, उनको लोग थोड़ा खुला खुला रखते हैं, बट अगर हम इनकम बोले, स्टेटस बोले तो प्राइमरी में कम हो जाता है। वेयर इज इन द टेरिशरी आपके जो पैसा है, द पीपल हु आर वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, आप उनसे जाके उनकी सैलरी पूछो। Why every second person wants to become an engineer? Why every second person wants to go into IT sector? Because the income is good. And but अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें तो इनमें एम्प्लॉयमेंट हमारी कम है। अगर हम टेरिशरी में एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा बढ़ाएंगे तो लोगों की इनकम ज्यादा हो। दिस इज these are what we called as sectors, but as I said, there is one thing what we call as, हर एक सेक्टर में एक छोटी सी चीज होती है, what we call as unemployment. Now what is unemployment? Unemployment is a situation. Unemployment is a situation when people want to work, they are able to work, but they do not get work. मतलब वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर पढ़ा लिखा आदमी हो,
द पर्सन कैन बी इवन अ स्किल्ड लेबर, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट आपके अलग अलग होते हैं. लाइक इन द रूरल एरियाज आपके सीजनल डिस्गाइज्ड हो सकते हैं. इन द अर्बन यानी कि सिटी के अंदर जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपके हो सकते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मतलब कि देयर इज नथिंग लाइक कि यहीं पर होगा. सिटी में अलग तरीके का, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं. आई नो सो मेनी पीपल. I once, right now, not now, very, very long back, I had gone to Chennai, not now. I don't know, 10 years back, I think. I was going to some place and I was in the auto. तो ऑटो ड्राइवर जो है उस वक्त में, he was, you know, praising about the chief minister Jayalalitha. So I said कि why are you praising her so much? तो he told me, मैम अगर मतलब he told me in Tamil कि मैम अगर जयललिता अम्मा नहीं होती ना तो हम लोग ये ऑटो भी नहीं चला रहे होते. तो देन आई सेड कि भाई ऐसा क्या. तो देन ही टोल्ड दैट व्हाट आर द स्कीम्स. देन ही सेड ही इज एन इंजीनियर. लिटरली आई वाज शॉक्ड. ही सेड मैम आई वाज फ्रॉम अ कॉलेज बट मुझे नौकरी नहीं मिली. देन आई गॉट द स्कीम तो मैंने ऑटो चला लिया. 2 years or 3 years back I had gone to, once again I had gone. वो जो हमारे कैब ड्राइवर थे उनके बेटे दोनों इंजीनियर्स थे. तो इवन समवेयर यू मे बी, द पर्सन मे बी इंजीनियर. मैं यहाँ पर इंजीनियर क्यों बोल रही हूँ? इट इज नॉट दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसी जगह पे होता. अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एनीवेयर. अनएजुकेटेड पर्सन भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है और एक एजुकेटेड पर्सन का भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है. इट इज नॉट दैट कि ओनली अनएम्प्लॉयड मतलब कि अनएजुकेटेड को मिलेगा. गांव में अलग होता है, शहर में अलग होता है. नाउ आपके पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 100%. मीन्स डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ. डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ. मीन्स यू में आपको लग रहा होगा वो इंसान काम कर रहा है बट एक्चुअली दे दैट इज नॉट एडिंग टू द जीडीपी. बेटा हम एम्प्लॉयमेंट तभी कहते हैं जब वो जीडीपी को ऐड करता है. इफ द पर्सन इज नॉट अर्निंग एनी इनकम, वो एवे ही काम कर रहा है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते और उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आपके पेपर का क्वेश्चन है मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड दूसरा डिस्का मतलब कि एक्सप्लेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विद एन एग्जांपल. अब आप जो हो, यू आर, आप एक दुकान गए, मतलब मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगी. आप एक दुकान गए, राइट? जब आप उस दुकान में जो गए तो व्हाट हैपेंड इज, आपने देखा कि सुबह अंकल बैठे हुए थे. अब आप दोपहर को गए कुछ सामान लेने, आपने देखा कि अंकल के साथ उनकी वाइफ भी बैठी हुई है. फिर आप थोड़ी देर बाद गए, आपने देखा उनका बेटा भी बैठा हुआ है. नाउ आपको लगेगा वाह 3 जने मिलकर कमा रहे हैं, वाह बहुत पैसा कमा रहे हैं, तीनों लगे हुए हैं भाई, आपको लगेगा. बट एक्चुअली इट इज नॉट. इट इज नॉट. वो तो दे डोंट हैव एनी अदर वर्क, इसलिए वो दुकान में आके बैठे हुए हैं. दे आर नॉट एडिंग टू द इनकम. उनके आने से दुकान में एक्स्ट्रा इनकम नहीं आ रही है.
दैट वर्क कैन बी डन बाय दैट अंकल अलोन, वो अंकल अलोन भी उसको संभाल सकते हैं, वो तो घर में और कोई काम नहीं है इसलिए दे आर इन द शॉप। अगर आंटी जो है शी इज लुकिंग, उनका वो अपना बुटीक खोल लेती है, बेटा कहीं और नौकरी करेगा, तो वो तीन अलग इनकम होती है। दिस इज नॉट इनकम, दिस इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आपको लग रहा है दे आर वर्किंग बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग, ओनली वन पर्सन इज वर्किंग। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपके बुक में भी दिया गया है, आप कहीं से जा रहे थे, सडनली आपने देखा कि एक छोटी सी जमीन है, अ फार्म, एंड अराउंड 10 people आर वर्किंग, around 10 people are working. This is an example from your book only. बट एक्चुअली उस फार्म में दो जने भी अगर काम करेंगे ना तो भी उस फार्म को वी कैन, मतलब कि हम सीख सकते हैं, वी कैन। बट वो जो बाकी 6 जने हैं, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग दोज 2 people, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो हम भी हाथ बटा देते हैं। सो दे आर एक्चुअली नॉट अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग वो सिर्फ उन 2 जनों की है, बाकी जो 6 जने हैं दे आर ओनली पासिंग देयर टाइम और हेल्पिंग हैंड्स। दैट इज कॉल्ड एज disguised unemployment, and this can be there in urban areas, this can be there in rural areas. whereas आपके जो आपका सीजनल है वो होता है एक पर्टिकुलर टाइम जब लोग नौकरी पर नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्बन एरियाज, मतलब शहरों में जब आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो वेन द, अभी जैसे मौसम साफ है तो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, मतलब जब गवर्नमेंट जो है इट इज मेकिंग द बिल्डिंग्स, इट इज मेकिंग द फ्लाईओवर्स, उस वक्त में दे आर एम्प्लॉयड। लेकिन अगर मॉनसून का सीजन है, कोई अनइवेंचुअल मतलब कि कुछ हो गया है, एंड उस वक्त में काम को बंद करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली व्हेन द स्मॉग इज देयर, ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क इज क्लोज्ड, तो उस पीरियड में those people who are working in that industry are unemployed. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड। इन द रूरल एरियाज, आपके अगर हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहां पर व्हेन द फार्मिंग, जब आपकी मिट्टी तैयार होती है, व्हेन द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, व्हेन द सीड्स आर सोन, व्हेन आपका उस वक्त में हम लोगों को काफी लेबर्स की जरूरत होती है, एंड देन व्हेन द हार्वेस्टिंग, जब ये पेड़ पौधे बन जाते हैं उनको कटाई करनी होती है, उस वक्त में हमें लेबर्स की जरूरत होती है। बट जो बीच का पीरियड होता है जब द क्रॉप्स आर ग्रोइंग, यू डोंट नीड लेबर्स, यू नीड लेस लेबर्स, वो पीरियड कई हमारे जो लेबर्स होते हैं, कई जो हमारे फार्मर्स होते हैं, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। सम ऑफ देम अपने घर में छोटे मोटे काम करते हैं, सम ऑफ देम माइग्रेट टू द सिटीज, वहां आकर छोटे मोटे काम करते हैं, सम ऑफ देम रिमेन अनएम्प्लॉयड, और उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन द पर्सन्स आर नॉट वर्किंग। नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट? देयर आर मेनी वेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स। अगर इंडिया के अंदर ज्यादा बैंक्स होंगी, ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, तो पीपल वुड बी गेटिंग लोन्स। वो लोग जो है दे कैन यूज दैट मनी फॉर स्टार्टअप्स, अपने फार्म के इरिगेशन के लिए, यूजिंग द मनी फॉर बाइंग द सीड्स, दे कैन बी गेटिंग द सपोर्ट। अगर हम अपना पैसा ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं, जैसे हमने पालमपुर में पढ़ा था, तो ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को भी लेकर आते हैं, सामान को भी लेकर आते हैं, दैट कैन गेट मनी। कोल्ड स्टोरेज, जहां आप, क्योंकि देर आर मेनी फार्मर्स जिनका सामान सड़ जाता है, रॉट, इफ द कोल्ड स्टोरेज इज ओपन दे कैन, दैट कैन गेट मनी ऑल्सो, और लोगों को हेल्प भी हो सकती है।
lots of industries and developing the tourism and education sector. How? एक टूरिज्म से आपका वो एरिया डेवलप होता है. अब भाई टूरिज्म है, वहां एरिया डेवलप हुआ है, तो वहां पर आपको रेस्टोरेंट्स भी आएंगे, वहां होटल्स भी आएंगी, वहां उससे रिलेटेड सर्विस भी आएगा, वहां के जो लोकल क्राफ्टमैन है वो अपना सामान बेच सकेंगे, उससे इनकम बढ़ेगा. एजुकेशन या हेल्थ को अगर हम करते हैं तो जब एजुकेशन यानी कि स्कूल्स कॉलेजेस खुलते हैं, उसको बनाने के लिए हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है. उसमें काम करने के लिए हमें पीएन से लेके टीचर से लेके प्रिंसिपल से लेके डॉक्टर से लेके सबकी जरूरत पड़ती है. सो दे विल बी एम्प्लॉयड. द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड मेनी स्टेप्स लाइक स्टार्टअप इंडिया. इट इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू मेनी इंडस्ट्रीज. स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट अभी इंडिया में है. ये जो हमने अभी तक पढ़ा बेटा, दैट वाज sectors on the basis of the goods produced. अब आपके यही है तो वही एग्रीकल्चर ही है, मैन्युफैक्चरिंग ही है, टेरिशरी है. इन्हीं को हम वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम बेस कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज जो फॉलो करते हैं इंडियन वेज एक्ट, कंपनी एक्ट, इंडियन ग्रेचुटी एक्ट, पीएफ एक्ट, ये सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. इनके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. दे आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे हैव टू फॉलो ऑल द लीव. अगर कोई छुट्टी लेता है तो दे वुड बी गिवन दे कैन गेट द पेड हॉलीडेज. दे गेट द फैसिलिटी ऑफ पीएफ. पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, ग्रेचुटी. व्हेन यू रिटायर, व्हेन यू लीव द जॉब, आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है. एंड इन सम कंपनीज यू इवन गेट द पेंशन. वेयर इज डिसऑर्गेनाइज होता है जहां कोई टर्म्स नहीं होते. आज नौकरी पे आओ, कल निकल गए. दे डोंट फॉलो एनी रूल्स. दे आर एक्सप्लॉइट. आप 2 दिन नहीं आते ना, आपकी 2 दिन की सैलरी, इनफैक्ट 2 दिन छोड़ दो, वो तो घंटे घंटे की भी सैलरी काटते हैं. And there is no job security or facilities provided. आपके पेपर में डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज भी आता है. एंड देन आपका आता है हाउ टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड इंडिया के अंदर 60% इंडस्ट्रीज आपकी अनऑर्गेनाइज्ड है. जितने भी आपकी एमएसएमईडी है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, they don't follow any rules. So the government needs to support the small scale industries. आपके मिनिमम वेज एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, इनको इम्प्रूव करना चाहिए. फैसिलिटी देनी चाहिए इन गरीब लोगों को क्रेडिट की, ताकि ये लोग अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करने का मतलब ये नहीं कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट अप विथ रिलायंस. दे कैन हैव अ स्मॉल शॉप्स. एंड एक जो गवर्नमेंट ने किया है वो है नरेगा. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड्स. व्हाट इज नरेगा? नरेगा के अंदर इफ अ पर्टिकुलर, और ये दिस इज ओनली फॉर द रूरल एरिया, ये अर्बन एरिया में नहीं होता. इफ द पर्सन हैज रजिस्टर्ड, देन 100 days गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. जैसे वहां पर कोई कैनाल बन रहा है इरिगेशन के लिए, वहां कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो गवर्नमेंट वहां पर लेबर्स को 100 दिनों की शॉर्ट गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसमें 1/3 जो काम होता है दैट इज रिजर्व फॉर वुमेन. And right now the government has implemented it in 625 districts. And also if government fails, कहने के बाद अगर वो नहीं दे पाती है उस डिस्ट्रिक्ट में नरेगा इम्प्लीमेंटेड एंड द पीपल आर नॉट गेटिंग, देन दे गेट द वेज अलाउंस. पर डे का उनको पैसा मिलता है.
नरेगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट टू वर्क, ये आपके बैक में ही दिया गया है, आप देख सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बिकॉज इट एंश्योर्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू वर्क, अपने आप को मतलब कि जिंदा रखना हर एक इंसान के का मतलब की राइट है, and it ensures 100-day guaranteed work. That is why it is called as right to work. The next is, यही सेक्टर्स को हम ओनरशिप के बेसिस पर भी कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट जिन कंपनीज को ओन करती है, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज आपका पब्लिक, वेयर इज टाटा स्टील आपका प्राइवेट। जो पब्लिक इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर मेंटेन बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो प्राइवेट होता है वो प्रॉफिट मेकिंग है, लाइक रिलायंस, टाटा, दे उनका काम नॉट ओनली दैट दे प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज बट दे वर्क फॉर प्रॉफिट, उनका खुद का प्रॉफिट ज्यादा और लोगों का वेलफेयर कम होता है। वेयर इज इन द पब्लिक सेक्टर्स आपका गवर्नमेंट का फायदा कम है, लोगों का फायदा ज्यादा हो। तो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, we have seen sectors on the basis of goods produced, employment conditions and ownership. So we need government support more. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में चाहे वो कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, that person cannot provide this much of money for the welfare of public. And private sectors तो होते ही प्रॉफिट के लिए है। There are many what you say benefits which government gives, लेकिन उन्हें और भी देना चाहिए। लाइक अगर आप छोटे छोटे फैक्ट्रीज मतलब की खड़ी करते हो तो द इलेक्ट्रिसिटीज कैन बी सब्सिडाइज, यानी कि आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, अभी दे रहे हैं अंडर एमएसएमईडी एक्ट, अंडर स्टार्टअप इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट इज गिविंग। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर हम एजुकेशन एंड हेल्थ को देखते हैं ना तो दैट इज द वर्स्ट आई कैन से इंडिया के अंदर, जो सबसे कम जिस पर हम ध्यान देते हैं वो यही दो सेक्टर्स। दीज आर द टू सेक्टर्स वेयर वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग एंड द गवर्नमेंट नीड्स, क्योंकि आज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके खड़े नहीं हो सकते हो, you cannot go and stand in the government hospitals in the lines, the government needs to improve, the government needs to give more technological assistance to these areas. Education mein we are not talking about you and me, I'm talking about the education where the rural students don't get any facility, unhe kitni dur chalna padta hai in the rural facility, in the rural areas a person has to travel at least 5 to 6 kilometers, there is no school in the near vicinity. This अभी मैं फ्राइडे को आई वॉज इन चेन्नई एंड देयर आई वॉज इन अ विलेज, उस विलेज में देयर इज नो शॉप, यू वोंट बिलीव 2023 में वहां सिर्फ एक शॉप है जहां पर आपको छोटे मोटे सामान मिलते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। यू डोंट गेट द वाटर, यू डोंट गेट द पेप्सी, यू डोंट गेट एनीथिंग, यू गेट द मेजिक, बस कुछ नहीं है, छोटी सी। देयर इज नो हॉस्पिटल इन दैट एरिया, देयर इज नो स्कूल इन दैट एरिया, वहां के जो बच्चे हैं वहां से 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, एंड कुछ बच्चे हैं वहां से अगले गांव जाते हैं विच इज 6 किलोमीटर्स एंड दे हैव टू वॉक, देयर इज नो स्कूल बस। तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाउ दे वुड सर्वाइव? एंड ऐसे ही हमारे कई गांव हैं वेयर यू डोंट हैव द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, you go to the rural area you will not find any health center, वहां से लोग they have to flock to the cities, उनको आसपास की cities आना पड़ता है, और cities में भी आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितने हैं? you have मतलब कि you hardly have 3 or 4, तो the government needs to, क्योंकि गवर्नमेंट ही इन सब चीजों को देखता है। इफ यू लुक इनटू द
economy of other countries like US or UK, Canada specifically I can say, वहां सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ. हाँ, टेकन आपसे वो टैक्स लेते हैं फॉर द हेल्थ. यू आर वंस गिवन दैट, उसके बाद आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है. देन यू गो टू एनी डैम हॉस्पिटल, यू गेट द ट्रीटमेंट. In India, it is not like that. Those cards are used only in the government hospitals, not everywhere. And this is where we are lacking. हमें कुछ भी हो जाता, हम क्या करते हैं? हम तो पड़ोस की दुकान से हम तो खुद डॉक्टर बन जाते हैं. बेस्ट है, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं. हमें फीवर है, हम दवाई नहीं लेंगे. हमारे घर में सबको पता होगा कि हमें फीवर है तो हमें कौन सी दवाई लेंगे. वी आर आवरसेल्व्स द डॉक्टर्स. हमारा बस चले तो घर में जो घर की चक्कू है ना, उससे हम सर्जरी भी करते हैं. And this is because of the lack of what we call as health services in India. And we need to improve that. Education, maybe, I'm not talking about you and me who are studying in good schools. No, I'm not talking about that. I'm talking about those students who are not having any access. अभी मैं यही बता रही हूँ ना, that on Friday I was there. And I was surprised कि मैं आज से 30 साल पहले वहां गई थी. 30 साल में नॉट इवन एक सिंगल दाना भी वहां चेंज नहीं हुआ. नॉट इवन सिंगल. नो स्कूल्स. वहां बस आती है सुबह और शाम को, जिन लोगों को बाहर जाना होता है. और वहां से जो नियरेस्ट विलेज, सॉरी, जो नियरेस्ट शहर है वो 20 किलोमीटर्स है. तो हाउ पीपल कैन, यू नो, मॉल्स तो छोड़ दो, दुकान नहीं है, कपड़ों की दुकान नहीं है, बेसिक्स आपको जो चाहिए वो नहीं है. So the government needs to ensure that the services of education, health, more industries होंगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्री सेटअप करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है तो उससे जो है आपका इनकम बढ़ता है. एंड इफ इनकम इज मोर, देन आपका जीडीपी बढ़ जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Right? In the next class, we would be doing the same chapter, but we would be starting one by one. Today it was a summary, so I've done it completely together. But one by one, I'll be doing it. We will be doing once first on the sectors on the basis of goods, then on the conditions, and then on the what we call as ownership. Right?